हेलो नमस्कार 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे दैनिक जीवन में प्रयुक्त पदार्थों के बारे में जिनसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रत्यास्थ पदार्थों की। तो ऐसे बहुलक जिनमें रबड़ के समान प्रत्यास्थता हो, माने उनको खींच दो वापस पुनः अपनी स्थिति में आने की वो प्रकृति रखें, प्रत्यास्थ पदार्थ कहलाते हैं। इसमें श्रृंखलाएं दुर्बल अंतराण्विक बलों द्वारा परस्पर बंधी रहती हैं। उदाहरण ब्यूना एस, ब्यूना एन आदि। रेसे यानी कि फाइबर, इन बहुलकों में श्रृंखलाओं के मध्य प्रबल अंतराण्विक बल होते हैं, इस कारण इनमें प्रबल तन्य शक्ति एवं कम प्रत्यास्थता होगी। उदाहरण नायलॉन 6, टेरिलॉन और नायलॉन 66। ये सब किसके उदाहरण है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते। इसके बाद बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक, आर और एल। ताप सुनम्य प्लास्टिक यानी कि थर्मोप्लास्टिक किन्हें कहते हैं? वे वस्तुएं जो गर्म करने पर पिघल जाएं और उनको फिर से किसी भी रूप में उन्हें ढाला जा सके, ठीक है, वो कहलाती हैं थर्मोप्लास्टिक। जैसे नायलॉन, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन। उल्टा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नायलॉन किसका उदाहरण है, थर्मोप्लास्टिक का या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, या पूछ लेंगे पॉलीथीन किसका उदाहरण है, या पूछ लेंगे पॉलीस्टाइरीन किसका उदाहरण है। इसके बाद आता है क्वेश्चन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को, जो गर्म करने पे मुलायम नहीं होते हैं और इनको फिर से उस आकार में, मतलब किसी भी वांछित आकार में आसानी से नहीं ढाला जा सकता है, उनको कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जैसे बेकेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, और पॉलीयूरेथेन, ठीक है। अब इनका उपयोग क्या होता है, पॉलीथीन वगैरह का इनका तो पता ही है। और ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं इनका उपयोग होता है केस कवर आदि बनाने में, क्योंकि इस पे ताप का फर्क ज़्यादा ना पड़। इसके बाद पॉलीमर्स, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स यानी कि जो आसानी से सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाएं, उनको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, और उनके अपघटन पर पर्यावरण पर कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए नंबर ए, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइट, CO बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, PHBB 1,00,000। इसमें 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। इसका उपयोग होता है ऑर्थोपेडिक उपकरणों और विशेष पैकिंग के लिए, ठीक है। केवल आपको PHBB लिखा होगा, इसका उपयोग पूछ लेंगे तो उसका है ऑर्थोपेडिक उपकरण और विशेष पैकिंग के लिए। इसके बाद दूसरी बात करें नायलॉन 2, नायलॉन 6, तो किससे बना होता है? ग्लाइसिन यानी कि NH2, CH2, COOH और कैप्रोइक अम्ल जो कि है CH2 का होल 5, एक NH2 जुड़ा होता है और COOH। इसका उपयोग होता है रेसे के रूप में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं सीमेंट। सीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीमेंट हुआ, POP हुआ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सीमेंट चूना पत्थर या खड़िया को मृत्तिका यानी कि लाल मिट्टी या सेल के साथ खूब गर्म करने के साथ प्राप्त होने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? सीमेंट। यानी कि सीमेंट का मुख्य पदार्थ क्या होगा? चूना पत्थर, और इसमें एल्यूमिनेट और सिलिकेट को भी मिलाया जाता है। सीमेंट उत्पादन संयंत्रों को चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी और किसकी आवश्यकता होती है? जिप्सम, इंपॉर्टेंट, जिप्सम इसका मुख्य भाग है। सीमेंट मुख्य रूप से कैल्शियम सिलिकेटों, एल्यूमिनियम सिलिकेटों का मिश्रण है, जिसमें जल के साथ मिश्रित करने पर जमने का गुण होता है। कौन से सिलिकेट? कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनियम सिलिकेट। जल, एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जल के साथ मिश्रित करने पर सीमेंट का जमना किसका उदाहरण है? इसका कारण है कि उपस्थित कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनियम सिलिकेट के जल योजन के कारण ऐसा गुण पाया जाता है। सीमेंट में 2 से 5% तक जिप्सम, इसका फॉर्मूला याद रख लेना, CaSO4। और जल योजन की बात करें, वो 2 अणु जल के .2H2O मिलाने का उद्देश्य होता है सीमेंट के प्रारंभिक जमाव को थोड़ा सा धीमा करना। नहीं तो पता पड़ा जमाया और तुरंत जम गया तो टाइम लगेगा ना इधर से उधर मसाला ले जाने में सब, इसलिए ये जलयोजित अणु होता है, थोड़ा सा टाइम लेती है सीमेंट सेट होने में, जिसको हम लोग बोलते हैं सीमेंट सेट हो गई, ठीक। सीमेंट के अधिक धीमे जमाव से उसका अत्यधिक दृढ़ीकरण होता है। इसके बाद पोर्टलैंड सीमेंट 1824 में ब्रिटिश इंजीनियर जिसेप एस्पिडीन ने चूना पत्थर चिकनी मिट्टी जोड़ने वाले एक ऐसा नया पदार्थ बनाया जो अधिक शक्तिशाली और जलरोधी था। उसे पोर्टलैंड सीमेंट कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि यह रंग में पोर्टलैंड के चूना पत्थर के जैसा था। अब बात करते हैं सीमेंट के संगठन की। तो सीमेंट
CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, MgO K2 यानी पोटेशियम ऑक्साइड। CEO 60 से 75%, Al2O3 5 से 10%, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2%, K2O 1.5%। ठीक है। सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 ये 20 से 25%, आयरन ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये है कंपोजिशन। तो मुख्य कंपोनेंट क्या हो गए? कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं कांच की। तो साधारण कांच किसका बना होता है ये पूछते हैं। तो सिलिका यानी कि SiO2, सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 इंपॉर्टेंट और कैल्शियम सिलिकेट का ठोस विलयन होता है। और हाँ, कांच क्या होता है? मिश्रण होता है, यौगिक नहीं, याद रखना। ठीक है। और कांच इंपॉर्टेंट एक चीज और है, कांच को लोग समझते हैं क्रिस्टल। हम लोग मतलब दैनिक भाषा में क्रिस्टल मतलब शीशा समझते हैं, शीशा मतलब जो लेड वाला नहीं, कांच। जबकि ऐसा नहीं है। कांच कैसा पदार्थ है? अक्रिस्टलीय पदार्थ है, याद रखना, यही इंपॉर्टेंट है। कांच एक अक्रिस्टलीय पदार्थ है, अति शीतल द्रव यानी कि ठंडा करने पर, और कांच की क्रिस्टलीय संरचना होती है, ना ही कोई उसका निश्चित गलनांक होता है। अब इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं, विभिन्न कांचों के प्रकार, उपयोग और किससे बनते हैं। तो फ्लिंट कांच कहाँ उपयोग होता है? तो कैमरा, दूरबीन, लेंस, विद्युत बल्ब, ऑक्साइड व सिलिका, पोटेशियम कार्बोनेट, लेड वह सिलिका से बना होता है। पायरेक्स कांच प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में उपयोग किया जाता है, ऐसे ही पूछा जाता है। इसमें सोडियम सिलिकेट और बेरियम सिलिकेट पाया जाता है। सोडा कांच सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका से बना होता है। इसका उपयोग ट्यूबलाइट, बोतलें, प्रयोगशाला के उपकरण व दैनिक उपयोग के बर्तन बनाने में होता है। क्रुक्स कांच मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सीरियम ऑक्साइड, सिलिका, और ये धूप चश्मों में किसका उपयोग होता है? क्रुक्स कांच का। ठीक है। पोटास कांच पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका से बना होता है। ये अधिक ताप पर गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन में प्रायोगिक उपकरणों में उपयोग किया जाता है। प्रकाशी कांच चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप और प्रिज्म बनाने में पोटेशियम कार्बोनेट, रेड लेड व सिलिका। तो फ्लिंट कांच, पायरेक्स कांच और क्रुक्स कांच याद रखना। पायरेक्स प्रयोगशाला के उपकरण, P से P फ्लिंट याद रखना, कैमरा, दूरबीन, लेंस के लिए, और क्रुक्स कांच धूप चश्मों के लिए। ठीक है। आगे बढ़ो। कांच का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता, हमने बता दिया, क्योंकि कांच मिश्रण है, यौगिक नहीं। और साधारण कांच का औसत संगठन क्या होता है? Na2SiO2, CaSiO2 और SiO2। ठीक है। रेशेदार कांच का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में होता है, इंपॉर्टेंट। कांच का एनिलीकरण ये होता क्या है? तो कांच की वस्तुओं को बनाने के बाद उसे विशेष प्रकार की भट्टियों में धीरे धीरे ठंडा करते हैं। इस क्रिया को कांच का एनिलीकरण कहते हैं। अब किस पदार्थ के कारण कांच का रंग क्या होता है ये भी समझ लो। तो कांच में रंग देने के लिए अल्प मात्रा में धातुओं के कुछ यौगिक यानी कि रंगीन यौगिक मिलाए जाते हैं, उसी उससे अलग अलग कांच का रंग आ जाता है। कोबाल्ट ऑक्साइड गहरा नीला, कोबाल्ट ऑक्साइड गहरा नीला रंग हो जाता है इससे कांच का। सोडियम क्रोमेट और फेरस ऑक्साइड इसका होता है हरा, इससे रंग होता है हरा। सिलेनियम ऑक्साइड नारंगी लाल, फेरिक ऑक्साइड भूरा, गोल्ड क्लोराइड रूबी लाल, कैडमियम सल्फेट पीला। इंपॉर्टेंट क्यूप्रिक लवण, क्यूप्रिक लवण के कारण पीकॉक नीला, और क्रोमिक ऑक्साइड से हरा। मैग्नीज डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट लाल, क्यूप्रस ऑक्साइड चटक लाल, क्यूप्रिक से नीला और क्यूप्रस से चटक लाल। कोबाल्ट ऑक्साइड से भी गहरा नीला, और सोडियम क्रोमेट इंपॉर्टेंट है, सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड मिलाने से कांच का रंग हरा हो जाता है। फोटोक्रोमेटिक कांच सिल्वर ब्रोमाइड की उपस्थिति कारण धूप में इंपॉर्टेंट है, सिल्वर ब्रोमाइड की उपस्थिति के कारण धूप में स्वतः काला हो जाता है। साबुन की बात करें तो साबुन किससे बने होते हैं? उच्च वसी अम्लों से, फैटी एसिड से, जैसे स्टीयरिक, पॉलीमेटिक और ओलेक अम्ल के सोडियम व पोटेशियम लवणों के मिलने से बनते हैं। साबुन बनाने की क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। वह साबुन जो उच्च वसी अम्लों के सोडियम लवण से बने होते हैं यानी कास्टिक सोडा होते हैं, कठोर साबुन कहलाते हैं। कठोर साबुन यानी कि सोडियम लवण, और जो पोटेशियम लवण होते हैं वो मुलायम साबुन कहलाते हैं। मुलायम साबुन होंगे तो नहाने में उपयोग, मुलायम मतलब छूने में नहीं, शरीर में लगाने में। तो मुलायम साबुन बनते हैं पोटेशियम लवण से, और कठोर साबुन बनते हैं सोडियम लवण से। अब बात करते हैं डिटर्जेंट की।
तो डिटर्जेंट क्या होता है, देखिए है क्या, साबुन जो है ना, साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं देते हैं तो समस्या आती, तो साबुन की जगह फिर आएगी डिटर्जेंट। इसमें लंबी श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन होता है, एक ध्रुवीय समूह, परंतु ये साबुन से उत्तम है। क्यों? क्योंकि ये कठोर जल के साथ भी झाग देते हैं और साफ सफाई में मतलब आसानी से करते हैं। ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरियम आयन के साथ अघुलनशील लवण नहीं बनाते, तो उससे क्या होगा, झाग उत्पन्न करते रहेंगे। उदाहरण है सोडियम एल्काइल सल्फोनेट, सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। डिटर्जेंट एवं एंजाइम मिला हुआ पदार्थ बहुत ही साफ धुलाई करता है और इस प्रकार की धुलाई को क्या बोलते हैं, माइक्रो सिस्टम धुलाई भी कहते हैं। अगला वीडियो होगा आपका द वर्ल्ड ऑफ लिविंग यानी कि सजीव का संसार। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं।